Catenation is the capacity of atoms to build long chains and huge rings by linking with other similar atoms. क्या समझ आई? समझ ही आई कि कैटिनेशन जो है वो एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके लंबी लंबी चेन्स बना सकता है. दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड कैटिनेशन. कोई भी एलिमेंट अगर कैटिनेशन करता है तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि क्राइटेरिया है. हर कोई एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन नहीं कर सकता. देयर आर सर्टन एलिमेंट्स दैट कैन परफॉर्म कैटिनेशन, और उस कैटिनेशन का क्राइटेरिया है. नंबर 1 उसमें क्या बात आती है? द एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 और मोर. यानी कि जो भी एलिमेंट कैटिनेशन करना चाहता है उसके एटलीस्ट उसकी वैलेंसी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी ज़रूरी है. उसी सूरत में जो बॉन्ड है वो कैटिनेशन कर सकेगा. क्यों कर सकेगा? क्योंकि अगर वैलेंसी 2 है तो दैट मीन्स कि उसके लेफ़्ट और राइट या अप या डाउन दोनों साइडों के ऊपर जो है वो अदर एलिमेंट अटैच हो सकते हैं. सही है, अदर एलिमेंट अटैच हो सकते हैं. अगर सिंगल बॉन्ड 1 वैलेंसी होगी तो वो एक साइड पे जुड़ जाएगा एंड दैट्स इट. जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझाता हूँ. नाउ लेट्स सपोज कि हम ले रहे हैं हाइड्रोजन को, राइट. हाइड्रोजन को हम ले रहे हैं तो अब हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 होती है. दैट मीन्स कि हाइड्रोजन यहाँ पे किसी और एलिमेंट के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बन गई. अब ना तो ये वाला हाइड्रोजन आगे किसी और अपने हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, ना ये वाला हाइड्रोजन किसी और के साथ हो सकता है. दैट इज़ कंप्लीट. ठीक है, तो 1 वैलेंसी जो है वो अगर किसी एलिमेंट की है तो वो कभी भी कैटिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. कैटिनेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 की वैलेंसी होना ज़रूरी है. आइदर एलिमेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की सलाहियत रखता हो या 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता हो, कम अज़ कम. जैसे अब ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. दैट मीन्स कि कार्बन जो है वो अपने साथ इस तरह कितने 4 अटैच कर सकता है, साइमल्टेनियसली 4 अटैच कर सकता है. तो दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड कैटिनेशन, और ये होना ज़रूरी है. इसी तरह अगर ऑक्सीजन की हम एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ 2 एलिमेंट्स को अटैच कर सकता है. सो इफ़ ऑक्सीजन वांट्स, तो ऑक्सीजन जो है वो ये कैटिनेशन कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे ये देखें, एक और ऑक्सीजन इस साइड पर भी लग सकती है, एक ऑक्सीजन इस साइड पर भी लग सकती है, एंड देन इट स्टिल हैज़ 1 चेन. ठीक है, तो हाइड्रोजन ये नहीं कर सकती क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. ऑक्सीजन ये परफॉर्म कर रही है. इसी तरह कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन ये चीज़ परफॉर्म कर रही है, कैटिनेशन परफॉर्म कर सकती है. नंबर 2 चीज़ ये है, पहली जो हमारी कंडीशन आ गई वो ये आ गई कि वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए. नंबर 2 कंडीशन क्या है? एन एलिमेंट्स बॉन्ड विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन द एलिमेंट्स बॉन्ड विद अदर एटम्स. ठीक है, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन. जो भी एलिमेंट कैटिनेशन कर रहा है उसके अपने एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एलिमेंट इन द यूनिवर्स, स्पेशली ऑक्सीजन. ठीक है, स्पेशली ऑक्सीजन, विच गिव्स राइज टू द क्वेश्चन कि ऑल्दो बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, उनका इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन कार्बन एग्जिबिट्स मोर कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन एग्जिबिट्स वेरी लेस. कार्बन की कैटिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, सिलिकॉन की कम होती है. क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ एग्जैक्टली दिस नंबर 2 पॉइंट कि एलिमेंट की बॉन्डिंग उसके अपने एटम्स के साथ स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए बाकी एटम्स की निस्बत. अब यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखी है. जैसे ये देखें, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 355 किलो जूल्स पर मोल. ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है. ठीक है, जबकि सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो 200 किलो जूल पर मोल है, विच इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू कार्बन बॉन्डिंग.
On the other hand, silicon to oxygen bond is stronger, 452 kilojoules per mole. सिलिकॉन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। लेकिन अगर हम कार्बन टू ऑक्सीजन की बॉन्ड देखें तो दैट इज़ 351 किलो जूल पर मोल, विच इज़ लेस देन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो चूँकि सिलिकॉन जो है वो उसकी सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्डिंग वीक है और सिलिकॉन टू ऑक्सीजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन नहीं करता, बहुत थोड़ी करता है। लेकिन कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कार्बन की दीगर किसी भी एलिमेंट के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है और ऑक्सीजन के साथ भी उसकी बॉन्डिंग वीक होती है। एज अ रिजल्ट सिलिकॉन इज़ फाउंड इज नेचर एज सिलिसा एंड सिलिकेट्स, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हमें सिलिकॉन जो है वो रिएक्ट की हुई नेचुरली मिलती है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कैटिनेशन होती है और कैटिनेशन की वजह से हमारे पास ओवर 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगला फिनोमेना है आइसोमरिज्म का। इफ़ टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिस्टिंक्ट एटम अरेंजमेंट्स इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, दे आर सेड टू बी आइसोमर्स। आइसोमरिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है एंड दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग एक तो होती है, स्ट्रांग होती है, कैटिनेशन होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कैटिनेशन के साथ फिर आइसोमरिज्म भी होती है। कैटिनेशन, ये अगर यहाँ पे आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पर आपको मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन का, तो ये हमें नज़र आ रही है कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग हुई है। दिस इज़ बेसिकली कैटिनेशन। ये जितनी भी स्पेसिस हैं यहाँ पर हर एक डिफरेंट स्पेस पे डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच हो सकते हैं और इवन डिफरेंट एलिमेंट क्या, कार्बन खुद भी अटैच हो सकती है। लेट सपोज यहाँ पर कार्बन अटैच कर दूँ मैं, उस कार्बन के नीचे मैं एक और कार्बन अटैच कर दूँ, उस कार्बन के नीचे मैं एक और कार्बन अटैच कर दूँ, इसके नीचे मैं एक और कार्बन अटैच कर दूँ। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बेसिकली ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया है। तो दिस एबिलिटी के एक ही कार्बन जो है वो ब्रांचेस बना सकता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि यूनिक बना देती है कार्बन को और अबंडेंस में पाया जाता है। अब आइसोमरिज्म बेसिकली होती क्या है? आइसोमरिज्म बेसिकली होती ये है कि कोई भी कंपाउंड है, अच्छा C6H14 हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम क्या, मैं आपको शो क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ आइसोमरिज्म। ठीक है, तो चले अब इसके C6H14 के आइसोमर्स बेसिकली देखते हैं। एक तो सीधा सीधा हमारी ब्रांच बन जाएगी, एक सीधा सीधा हमारा कंपाउंड होगा जिसमें हमारे पास 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन एटम हमारे यहाँ पर जॉइन हो गए हैं। ठीक है, इनकी मैं बॉन्डिंग भी बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। इसको भी इस तरह। सो ये है हमारे पास एक कार्बन का कंपाउंड जिसके अंदर 6 ऑक्सीजन अटैच है, 6 कार्बन है और बाकी 14 जो है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कंपाउंड हो गया, ये एक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा C6H14 है। अब एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर किस तरह बना लेते हैं, हम इस तरह बना लेते हैं 1 2 अच्छा 3 4 5 और 6। कार्बन की बनानी है 1 2 3 इस तरह।
और इसके बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं। ये यूँ आ गया, राइट। अब ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, एक और भी मज़ेदार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये एक कार्बन आ गई, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक, अब यहाँ पर इन बॉन्ड्स के बीच में कार्बन अटैच कर देते हैं और इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट कर देते हैं। ये क्या हुआ? ये एक और डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड बन गया है। ये भी C6H14, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता है। तो इससे समझ क्या आई? इससे समझ ये आई कि दीज आर ऑल आइसोमर्स, ये सारे के सारे आइसोमर्स हैं। किसके आइसोमर्स हैं? 6 कार्बन कंपाउंड के, एटम कंपाउंड के ये आइसोमर्स हैं, ये डिफरेंट आइसोमर्स हैं। तो लिहाजा बात क्लियर ये हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी अबंडेंस में इस वजह से पाए जाते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनके अंदर यानी कि एटम्स की जो तादाद होती है वो सेम होती है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है या जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनका फिज़िकल अपीयरेंस है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है अपने ही जैसे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले कंपाउंड से। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ आइसोमरिज्म। सही हो गया? तो ये आइसोमरिज्म है, ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर सच एन अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिस तरह अभी मैंने ऊपर आपको कैटिनेशन में बताया कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है as compared to any other bond with of carbon with any other element। तो ये जो प्रॉपर्टी रखती है ये ज़्यादा, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि कार्बन जो है वो अपने ही जैसे अपने ही एटम के साथ जो है वो बॉन्डिंग करता है और जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मल्टीपल बॉन्डिंग, चौथी चीज़ आगे आ जाती है हमारे पास, मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है। अब ना सिर्फ ये कि ये सिंगल बॉन्ड है, बल्कि यही कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड बनाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। नाउ लेट्स सपोज कि मैं इसको डबल बॉन्डिंग कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं और इधर से यहाँ पे कर लेते हैं, एंड लेट्स जस्ट रिमूव दिस एक्स्ट्रा ताकि हमारे करेक्शन हो जाए ऐसे, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये हमारे पास क्या हो गया है? ये हमारे पास बन गया है C6H12। गलत, लेट मी जस्ट रीराइट। C6H12 ये हमारे पास आ चुका है, अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड आ चुका है। सही है? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, सिर्फ डबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है। ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं इसको, एंड रिमूव द एक्स्ट्रा। इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ये अब ये क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया है अब ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए हैं और ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C6H10। इसका भी C6H10, इसका भी C6H10।
तो ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी है, ये भी एक इंतहाई यूनिक बना देती है कार्बन को, और अबंडेंस में जो पाए जाते हैं ये एक बहुत बड़ी रीज़न भी बन जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस मैग्नीट्यूड एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है वो इसमें कमेंट सेक्शन में लिखें और पूछें, ताकि उस क्वेश्चन को जो है वो आंसर किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।